वेलकम बैक। वैदिक सभ्यता के अगले वीडियो में मैं मनोज पवार भान ई क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व दो मुख्य बिंदु जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिनका संबंध ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल से है। देखिएगा, विवाह के संबंध में दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे ऋग्वैदिक काल के अंदर या पूर्व वैदिक काल में, जिसमें एक था अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्योंकि पहले ही क्लियर कर चुके हैं, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी, यानी कि एक वर्ण से बाहर दूसरे वर्ण में विवाह संभव थे और ये कोई ऐसी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं थी। अगर उच्च वर्ण का बालक या युवक, उच्च वर्ण का युवक निम्न वर्ण की युवती से विवाह करता, निम्न वर्ण की युवती, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह की संज्ञा दी गई। और यदि उच्च वर्ण की युवती है, युवती उच्च वर्ण से है और निम्न वर्ण का युवक है, निम्न वर्ण युवक, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह की संज्ञा दी गई। और एक चीज जो आर्थिक जीवन के पोर्शन से है, भूमि के दो प्रकार थे। पहली भूमि उर्वरा भूमि, जहाँ कृषि की जाती थी, वर्तमान में हम इससे उपजाऊ या उर्वरक भूमि से लगा सकते हैं। और दूसरी जो भूमि का प्रकार था वो था खिल्य भूमि, यानी जिस भूमि में किसी प्रकार की कृषि संभव नहीं थी। ये बात रही हमारी पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में। अब हम शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो, जिसका विषय रहेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जिसका समय पहले वीडियो में निर्धारित था, मैंने बता दिया था आपको। एक बार पुनः आपके साथ में रिपीट करूंगा। यहाँ पर 1000 BC से 600 BC का समय, 600 BC ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल का समय माना गया। और ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया क्योंकि उस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो तात्पर्य यहाँ यह रहेगा कि जो अन्य वैदिक ग्रंथ इस काल में लिखे गए उसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी गई। अब देखेंगे कौन कौन से साहित्यों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। तो प्रमुख साहित्यों में पहले तो 3 वेदों की बात कर ले अपन। ये ऋग्वेद उसमें ले लिया था हमने। तो ऋग्वेद के बाद में तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद। और उसके साथ में ही वेद के बाद में आ जाएगा अगला जो साहित्य है, उसको कहेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वेदों की जटिलता को समझाने के लिए आसान भाषा में लिखे गए साहित्य को ब्राह्मण ग्रंथ, यह वेदों का ही अगला भाग रहेगा। तीसरे साहित्य के रूप में उपनिषद, जिसमें शिष्य गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान जो प्राप्त करता था उसे उपनिषद की संज्ञा दी गई। और उसके बाद में आगे है आरण्यक। इस प्रकार के ये कुछ ग्रंथ या साहित्य जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। इन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ वेद 3 है, 3 वेदों का समूह है, लेकिन अगर कहीं पर वेद त्रयी का पूछा जाता है कि वेद त्रयी कौन से 3 ग्रंथों को कहा जाता है, तो सीधे से हम अर्थ लगा लेंगे कि 3 ग्रंथों का ग्रुप यहाँ है, लेकिन ये यहाँ नहीं है। इस ग्रंथ के अंदर यहाँ ऋग्वेद जुड़ जाएगा और अथर्ववेद बाहर हो जाएगा। वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के ग्रुप को कहा जाता है। जब इस साहित्य को डिटेल से हम पढ़ेंगे तब उस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि आर्यों का जो स्थान है, प्रभाव क्षेत्र है, वो कहाँ तक था? पंजाब और उस भाग के आसपास में, जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, जो आर्यों के रहने का मूल स्थान बताया गया था कि आर्य आए थे बाहर से, मध्य एशिया बैक्ट्रिया से, जिसकी
व्याख्या हमारे सामने रखी है मैक्स मुलर महोदय ने। उन्होंने कहा कि ये लोग बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे, मध्य एशिया से, और इन्होंने आकर अपना प्रारंभिक जो प्रभाव क्षेत्र बनाया था वो पंजाब और उसके आसपास का सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र उनका मूल निवास बना भारत में आने के बाद। तो अब धीरे धीरे जब समय परिवर्तित हो रहा है उत्तर वैदिक काल में, ये आर्य लोग पंजाब क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, पंजाब क्षेत्र से आगे, और इनका प्रभाव क्षेत्र हो जाता है गंगा और यमुना, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। इस गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को कहीं कहीं पर मध्य देश भी कहा गया है, मध्य देश, और अगर पर्टिकुलर किसी नाम की बात करें तो इसे ही कुरुक्षेत्र की संज्ञा भी दी गई है। तो ये प्रश्न पूछे इंपॉर्टेंट है कि भाई उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो स्थल है वो पंजाब से किस और स्थानांतरित हो गया, तो दोआब क्षेत्र गंगा यमुना का, जिसे मध्य देश या कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। जब मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था, ऋग्वेदिक काल पढ़ाया था, उस समय बताया था कि राजा की हैसियत एक कबीले के सरदार के समान हुआ करती थी, और जनों का उल्लेख है, जनपदों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता है। नील 0 लिखा था हमने, आपको याद होगा। तो यहाँ स्थिति पलट जाती है और जो जन है, कबीले हैं, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार कह दीजिए, शासन व्यवस्था को बढ़ाते हुए कई जन मिल करके और जनपदों का रूप ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कबीलों की। कई कबीले जो हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो कबीले मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण ऋग्वेद काल में हमने देखा था। 10 राज्य युद्ध के पश्चात जब भरतवंशी यानी आर्यवंशी सुदास की मैत्री हो जाती है, किसके साथ? पुरु जो अनार्य हैं उनके साथ में, तो एक नए कबीले की, एक नए वंश की उत्पत्ति होती है जिसको कुरु वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी क्रम में मैं बताऊंगा भरतवंशी कबीला मर्ज हो जाता है। भरतवंशी कबीला कौन सा? भरतवंशी कबीला सुदास वाला। तो भरतवंशी आर्य कबीला मिल जाता है अनार्य पुरु से, और उससे एक नए कबीले वंश का जन का निर्माण होता है जिसे कुरु के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से पूर्वस जो कबीला है वो मिक्सअप हो जाता है क्रीवी कबीले के अंदर, जन के अंदर, और जो नया जनपद यहाँ अस्तित्व में आता है उसे कहते हैं पांचाल। जी बिल्कुल, महाभारत काल में भी ये नाम हमको सुनने में आते हैं, पांचाल वगैरह। और देखिएगा काफी सारे ऐसे कबीले मर्ज होते हैं और आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, किंतु 2 ऐसे जनपद रहे हैं जो आगे चल करके महाजनपद और उससे आगे चल करके साम्राज्य का रूप लेते हैं। बिल्कुल, जब हमने हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको पढ़ाया था। और वही जनपद, जैसे कि उसमें नाम आता है मगध और अंग, ये 2 ऐसे जनपद के क्षेत्र कह दीजिए, कबीलाई क्षेत्र कह दीजिए, जो आर्यों के प्रभाव से बाहर थे, यानी आर्यों का इन पर कोई प्रभाव, आर्य प्रभाव नहीं रहा। और यहीं पर हम इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि जो ये आर्य हैं, इन लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया? मगध के लोगों को आर्यों द्वारा क्या कहा जाता था? तो उन्हें व्रात की संज्ञा दी है, व्रात्य की संज्ञा। और किस में कहा है? तो ये कहा है साहब अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध के लोगों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है व्रात्य शब्द, व्रात्य शब्द, अथर्ववेद। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ आपको कुछ बातें क्लियर कही, लेकिन अब आगे स्टेप बाय स्टेप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन को हम अध्ययन करेंगे तो बहुत बड़े बड़े अंतर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो मूल रूप से महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है। हमने पढ़ा था कि कुप्रथाएं नहीं थी, एक दहेज प्रथा का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के साथ में सती प्रथा का भी प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है। वहां पर महिलाओं में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। महिलाओं को उपनयन और शिक्षा से वंचित किया जाता है, हालांकि कुछ विदुषी महिलाएं यहाँ पर भी थीं। इसके साथ ही साथ महिलाओं को सभा और समिति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, वहां से उनको आना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में क्रांति का युग आ जाता है, क्योंकि आर्यों द्वारा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है, और लोहा न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या ऋग्वैदिक समाज मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन को करता था, वही
लोहे की खोज के बाद में उनका मुख्य व्यवसाय कृषि में बदल जाता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, राजा की शक्तियों में विस्तार होता है और धीरे धीरे राजतंत्र की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो ये काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ गई, जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बदल गई, जो पहले कर्म पर आधारित थी, ब्राह्मणों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा, राजा के अधिकार क्षेत्र बढ़े, राजा के देवीय अधिकारों की बात कही जाने लगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऋग्वेद और उत्तर ऋग्वेद काल के अंदर हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को इस तरह से क्लियर करेंगे कि एग्जाम में हम हर प्रश्न तक पहुंच सके। चलिएगा अगले क्रम में देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। जिस प्रकार से हमने ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल के एक एक पक्ष को देखा था, अब हम यहाँ देखेंगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन किसका? उत्तर वैदिक काल का। ऋग वैदिक काल का हम देख चुके हैं। देखिए राजनीतिक जीवन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जनों का तो उल्लेख मिलता है, जनपदों का नहीं मिलता ऋग्वेद में। तो यहाँ कई छोटे बड़े जन जो है आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और जनपदों का निर्माण हो जाता है, जनपदों का निर्माण। और यहीं पर उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी हुआ है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता है, जनपद का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनपद और राष्ट्र शब्दों का उल्लेख हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। देखिएगा वहां हमने देखा था कि राजा वंशानुगत नहीं था, केवल एक ही पद वंशानुगत था और वो पुरोहित का पद था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद भी अब वंशानुगत हो गया। कहने का तात्पर्य यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो धीरे धीरे राजतंत्रात्मकता की ओर अग्रसर होने लगती है। यहाँ पर एक ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करना चाहूंगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है किस बात का? ऐत्रेय ब्राह्मण हमें बताता है राजा की उत्पत्ति, कि राजा किस प्रकार आया है, राजा की उत्पत्ति, और साथ ही साथ राजा के दैवीय अधिकारों की बात कही है। दैवीय अधिकार, राजा के दैवीय अधिकारों का उल्लेख भी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है। अब देखिएगा एक कबीले का नाम मैंने बताया था आपको, तुर्वस प्लस क्रीवी इज इक्वल टू पांचाल। तो इस पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल तत्कालीन वैदिक सभ्यता का केंद्र, यानी पांचाल कबीला जो है वो वैदिक सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में उभर करके आता है। तो वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधि किस कबीले को कहा गया है? तो यहां हमारा उत्तर रहेगा पांचाल, जिसकी संरचना किस प्रकार बनी है, कैसे कैसे मर्ज होने से बना है। तो तुर्वस और क्रीवी कबीले के मिलने से पांचाल कबीला बना और यही पांचाल कबीला आगे चल करके वैदिक सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। देखिएगा अब बात करेंगे सभा और समिति की। सभा या समिति, क्योंकि राजतंत्र आ गया है साहब, सभा प्लस समिति, क्या इन्हें समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल नहीं। सभा समिति थी, अस्तित्व था, लेकिन प्रभाविता इनकी कम हो गई, प्रभाविता कम हो गई, क्योंकि पहले राजा वंशानुगत नहीं था, लेकिन अब राजा वंशानुगत हो गया है। तो सभा और समिति जिसका कार्य राजा का चुनाव करना था, जब राजा का चुनाव ही अब स्वयं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वंशानुगत हो गया, तो इस सभा और समिति के महत्व को यहाँ निश्चित तौर पर गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिएगा सभा और समिति का प्रभाव क्षेत्र कम हो गया, राजा वंशानुगत हो गया, और साथ ही देखिए राजा की उत्पत्ति यहाँ पर लिख देते हैं, राजा वंशानुगत। और जब राजा वंशानुगत हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके अधिकारों में क्या हो जाएगा? अधिकारों में वृद्धि। ये वृद्धि किस प्रकार हुई? क्योंकि पहले राजा की स्थिति एक कबीलाई सरदार के समान होती थी, पशुओं की रक्षा के लिए युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन अब राजा जो है वो वंशानुगत हो चुका है, राजा के अधिकारों में वृद्धि हो चुकी है। तो यहाँ राजा के अगर अधिकारों में वृद्धि हुई है तो उस राजा को धन की आवश्यकता भी होगी। हमने पहले वाले में काल में पढ़ा था कि राजा के द्वारा जो कर लिया जाता था वो एक ऐच्छिक कर था, जिसको बलि नाम से पुकारा जाता था, बलि नाम से संबोधित करते थे। ये बलि अब ऐच्छिक की जगह क्या हो गया? ऐच्छिक से क्या बन गया? अनिवार्य कर बन गया, अनिवार्य कर के रूप में स्थापित हो गया बलि, जो पहले ऐच्छिक कर के रूप में जाना जाता था। और भाग भी निश्चित कर दिया, 16वां भाग।
यानी कि कार्य आय के रूप में 16वां भाग कर के रूप में वसूला जाने लगा। और ये कर चुकाने के अधिकारी सिर्फ वैश्य वर्ण के लोग थे। वो जब आगे मैं सामाजिक व्यवस्था में बताऊंगा तब आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए, राजा वंशानुगत हो गया, शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई, राजा के देवीय सिद्धांतों की बात की जा रही है। तो राजा निश्चित तौर पर अब राजा अपने आप को कबीले के सरदार की बजाय किसी शासन व्यवस्था का मुखिया मानने लगा और उसने विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करना प्रारंभ कर दिया। राजाधिराज एक उपाधि है, उसके बाद में सम्राट, और तीसरी उपाधि मुख्य रूप से रहेगी यहां एकवाट। एकवाट का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र में चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला। इस प्रकार की उपाधियां यहां ग्रहण की जाने लगी। एक उल्लेख हुआ था रत्नी का, जो राजा को मिलाकर जिनकी संख्या 12 थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर हो गई 17। स्थिति वही है, राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन पहले राजा का चुनाव किया जाता था सभा समिति के सदस्यताओं के मिल करके। लेकिन अब क्या स्थिति बन रही है, राज्य का राज्याभिषेक तो हो रहा है, रत्नी वहां भी उपस्थित रहेंगे, राजा यहां भी जाएगा रत्नियों के पास, रत्नियों के घर उपहार लेकर, रत्नियों के घर जाता था उपहार लेकर। वो व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, लेकिन राजा के चुनाव में अब इनकी भूमिका समाप्त हो गई। फिर बात करेंगे विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष कौन कौन थे, तो देखिएगा, सबसे पहले सेनानी, जिसको हम सेनापति समतुल्य मानते हैं। उसके बाद में अगला जो रहेगा वो रहेगा सूत, यानी रथ सेना का प्रभारी, रथ सेना का इंचार्ज, उसे कहेंगे सूत। उसके बाद में रहेगा अगला ग्रामणी, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, ग्रामणी यानी ग्राम का मुखिया। उसके बाद में रहता है संग्रहिता, संग्रहिता जिसे हम वर्तमान कोषाध्यक्ष के रूप में देख सकते हैं, कोषाध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य में भी हमने कोषाध्यक्ष पढ़ा था, जिसको कहते थे सन्निधाता। जी बिल्कुल रिकॉल करते रहिएगा। उसके बाद में एक पदाधिकारी है स्थपति, जो सीमांत दुर्गों का प्रभारी था, सीमांत दुर्ग का प्रभारी, यानी सीमा पर स्थित दुर्गों का इंचार्ज था स्थपति। उसके बाद में है शतपथी, शतपथी। अब एक नया शब्द निकल करके आया, पहले था विशपति, 20 गांवों के समूह का इंचार्ज, तो शतपति हो गया 100 गांवों का मुखिया, 100 गांवों का मुखिया। विशपति, ग्रामपति, यहां पर हो गया शतपति। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था हम देखते हैं। फिर एक संस्था की बात की थी मैंने, विदत। और विदत क्या है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था, बिल्कुल प्राचीनतम संस्था, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, विदत पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब विदत जैसी कोई संस्था उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि विदत और समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी। लेकिन अब जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है और महिलाएं अब समिति में भाग नहीं ले सकती। यहां तो पहले ही समाप्त हो गया विदत, यानी कि विदत भी समाप्त और समिति भी समाप्त, यानी महिलाओं का जो भूमिका पहले थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब देखिएगा, सभा, वरिष्ठ लोगों की सभा होती थी जो राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन अब जो सभा का जो सभापति था, जिसे ईशान कहते थे, उस पद को भी राजा द्वारा ही स्वीकार कर लिया गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में ईशान राजा था जब वो सभा की अध्यक्षता करता था। देखिएगा, यहाँ सभा शब्द को, सभा को नरिष्ठा कहा है, नरिष्ठा, नरिष्ठा शब्द से उल्लेखित किया है कहां पर, अथर्ववेद में। देखिए ऐसे प्रश्न बिल्कुल निकल करके आएंगे और ये कंफ्यूज करेंगे आपको। नरिष्ठा शब्द का क्या अर्थ है, तो नरिष्ठा सभा को कहते हैं। कहां उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में। देखिएगा, स्थायी सेना तब भी नहीं थी, तब तो जरूरत ही नहीं थी ना, पशुओं के लिए युद्ध होता था। लेकिन स्थायी सेना अभी यहां पर नहीं है। और न्याय व्यवस्था भी विधिवत नहीं है, यानी स्थायी नहीं है। न तो स्थायी सेना है राजा के पास, न न्यायिक व्यवस्था स्थायी रूप ले पाती है उत्तर वैदिक काल तक भी। अब बात करेंगे राजा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कुछ यज्ञों की। राजा कौन कौन से यज्ञों को संपन्न करता था और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता था, तो यहाँ महत्वपूर्ण हम 4-5 यज्ञों की बात करेंगे। सबसे पहला यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ,
ये यज्ञ क्यों करवाया जाता था, किस लिए होता था? देखिएगा, राजस्व यज्ञ का मतलब है जब राजा, नया राजा गद्दी पर बैठता है या नया राजा शासन व्यवस्था की बागडोर संभालता है, तो उस समय ये यज्ञ किया जाता था देवी देवताओं का आह्वान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो यहां लिखेंगे हम राज्याभिषेक के समय क्यों किया जाता था? नए राजा को देवी और देवताओं, ये देवी शब्द हटा देंगे यहां पर, देवताओं के आशीर्वाद हेतु। तो निश्चित तौर पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ इस प्रकार के आयोजन अनुष्ठान किए जाते होंगे। उसके बाद में अगला जो, और यहीं पर इस यज्ञ के बाद में जो राजा है वो पहले की तरह कहां जाएगा? रत्नियों के घर जाएगा और उपहार देगा। बिल्कुल पहले क्लियर कर दिया है। अगला जो यज्ञ है वो है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, इस यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? वाजपेय यज्ञ एक प्रकार से यहाँ रथ दौड़ का आयोजन होता था। रथ दौड़ का आयोजन जिसमें उसके सहयोगियों द्वारा राजा को विजय बनाने का प्रयास किया जाता था। आमोद प्रमोद और उल्लास के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। इसमें खाने और पीने से संबंधित यज्ञ है। खाने और पीने से संबंधित, और पीने के लिए सबसे अधिक जो चीज का उपयोग होता था वो था सोमरस। ठीक है, तीसरा यज्ञ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की श्रेणी में अश्वमेध यज्ञ। बिल्कुल अश्वमेध यज्ञ आप लोग जानते हैं ना, अश्वमेध बिल्कुल परिचित है, भगवान श्री राम ने भी किया था। क्यों करते हैं ये यज्ञ? साम्राज्य विस्तार हेतु। सबसे प्रमुख यज्ञ की श्रेणी में रखा गया राजा के लिए साम्राज्य विस्तार हेतु। और यहां पर भी वही राजा के विस्तार, शक्ति का प्रदर्शन, बिल्कुल ये लिख सकते हैं हम यहां पर, शक्ति प्रदर्शन हेतु। साम्राज्य का विस्तार वही कर पाएगा जिसके पास में शक्ति अधिक है। तीसरा जो यज्ञ रहेगा वो रहेगा अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ, अब निश्चित तौर पर अगर अग्नि का नाम कहीं उल्लेखित है तो अग्नि से संबंध होगा। बिल्कुल, अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी। पशु की बलि यानी अग्नि में पशु को समर्पित कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो राजा है वह अपने जीवन व यौवन, यानी जीवन लंबा हो और उसकी जो यौवन काल है, यानी कि सीधे शब्दों में जवानी और स्फूर्ति वाली जो अवस्था है वो बनी रहे, लंबी बनी रहे, इसके लिए ये यज्ञ किया जाता था। और इस यज्ञ को करने के लिए जो यज्ञ करने वाला याज्ञिक है, राजा प्लस उसकी जो पत्नी है, यज्ञ से पूर्व 1 वर्ष तक उन्हें सात्विक जीवन का पालन करना था। जीवन का पालन, बिल्कुल सात्विक धर्म का पालन करना होता था। राजा और उसकी पत्नी को 1 वर्ष, यज्ञ होने से 1 वर्ष पूर्व से सात्विक जीवन व यौवन की बढ़ोतरी के लिए, जीवन व यौवन की बढ़ोतरी, अच्छा जीवन, यौवन से परिपूर्ण जीवन, इस उद्देश्य को लेकर किया जाने वाला ये चौथा यज्ञ। ये 4 यज्ञों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। राजा के लिए, राजा के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं उस बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगले क्रम में हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है सामाजिक व्यवस्था में। कुछ बातें तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ओरली देखिएगा सामाजिक व्यवस्था। तो देखिएगा सामाजिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि ऋग्वेद में वो व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। यहां वो व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, जन्म पर आधारित व्यवस्था हो गई। और देखिएगा वर्णों की बात करें तो यहां रहेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिएगा क्या स्थिति बनती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था द्विज। द्विज का मतलब जिन्हें उपनयन का अधिकार था। उपनयन के अधिकारी कौन थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय। लेकिन कहीं कहीं पर वैश्यों के उपनयन के उल्लेख भी मिलते हैं, जैसे कि शिल्पियों में रत्कार वो व्यक्ति होता था या वो वर्ण है, वो जाति है या वो कार्य करने वाला जिसको उपनयन का अधिकार था। रत्कार जो कि वैश्य वर्ण से संबंधित था। अब देखिएगा उपनयन के अधिकारी हो गए। देखिए यहां पर शूद्रों को
उपनयन का अधिकार नहीं। ये वर्ण व्यवस्था अब किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। अब जो वैश्य हैं, मैंने बताया था उन्हें क्या करना है? कर चुकाना है, कर चुकाना है। राजा को तो चुकाना ही है, उसके साथ साथ ये कर चुकाते थे किसे? ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय वर्ण के लोगों को इनके द्वारा कर चुकाया जाता था। और मैंने बताया वैश्य यानी कि शिल्पियों में कौन था जिसे उपनयन का अधिकार प्राप्त था? शिल्पियों में रथकार को उपनयन का अधिकार, उपनयन का अधिकार। शूद्रों को तो बिल्कुल अयोग्य मान दिया इस व्यवस्था के अंदर, और यहीं से कहीं ना कहीं असमानता और वर्ण के आधार पर उच्च और निम्नता का भाव पैदा हो गया। देखिएगा एक नई व्यवस्था जिसको कहते हैं हम गोत्र व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था। अभी सुनते हैं ना हम वर्तमान में भी गोत्र। आपका गोत्र क्या है साहब? इसका वर्णन सबसे पहले हमें अथर्ववेद में मिला है। अथर्ववेद में कहा गया कि गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था, और गोत्र के बाहर ही, जिसको बोलते हैं गोत्र बहिर्विवाह, यानी एक से अलग गोत्र के अंदर विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई। अब इसको एक बार क्लियर कर लो कि गोत्र क्या चीज है। देखिएगा हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा है कि गाय जो है प्रमुख पशु के रूप में माना जाता था, पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। तो वहां पर एक ऐसा जनों का, लोगों का समूह जो गायों के एक किसी निश्चित समूह पर आश्रित है, उनका पालन पोषण उन गायों के समूह द्वारा होता है, तो उस गायों के समूह को कहते थे गोत्र, गायों का समूह। और उनसे संबंधित सभी लोग जो उन पर पल रहे हैं वो एक गोत्र के हो गए, दूसरा गायों का समूह वो दूसरा गोत्र हो गया। तो इस गोत्र के लोग दूसरे गोत्र में विवाह कर सकते थे, अपने ही गोत्र में विवाह। आज भी तो यही व्यवस्था है ना, स्वयं की गोत्र में विवाह नहीं होता है। तो ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। और गोत्र शब्द क्या है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है अथर्ववेद में। अब देखिएगा अगले पॉइंट पे आता हूं, आश्रम व्यवस्था जो सबसे बड़ी व्यवस्था रही है, सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में रही है, और वो है आश्रम व्यवस्था। बिल्कुल कई बार एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। आश्रम 4 है, बिल्कुल 4 है, लेकिन पूर्व में केवल 3 आश्रमों का ही वर्णन था प्रारंभ में। देखिएगा गृहस्थ, दूसरा आश्रम रहेगा, पहला आश्रम रहेगा ब्रह्मचर्य, दूसरा रहेगा गृहस्थ, फिर रहेगा वानप्रस्थ, और उसके बाद में रहेगा आपका चौथा संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम है, लेकिन शुरू में केवल 3 आश्रमों का ही वर्णन था। अगर हम बात करें कि चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो ये मिलता है जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में हमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो इसकी जो आयु थी वो थी 0 से लगाकर 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष। और क्या किया जाता था इसमें? बिल्कुल उपनयन संस्कार होता था और उसके बाद में शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ देखो अधिकारी 3 ही बताए मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को यहाँ पर काउंट नहीं करना है। तो बात करेंगे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य आश्रम यानी प्रवेश कब करता था? यानी जब उसका उपनयन होता था, शिक्षा के लिए जाता था। तो ब्राह्मण अगर कोई बालक है तो 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन होता था, लेकिन निश्चित एक ऋतु में, बसंत ऋतु में। अगर क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का उपनयन होता था साहब 11 वर्ष की उम्र में। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म में। तो वैश्य की बात करें, वैश्य का उपनयन संस्कार होता था 12 वर्ष की आयु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और नए फैक्ट लेकर के आऊंगा मैं हर बार। ब्राह्मण बच्चे का उपनयन 8 साल की उम्र में बसंत ऋतु, क्षत्रिय बच्चे का 11 साल की उम्र में ग्रीष्म ऋतु, वैश्य का 12 वर्ष की उम्र में शीत ऋतु में। और तो अगला आपका है ना शूद्र, उसको तो अधिकार था ही नहीं। चलिएगा गृहस्थ का समय 26 से 50 वर्ष। यह चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है, सर्वश्रेष्ठ। और जो इसका गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति को कहते थे पालक, क्योंकि पूरा परिवार चला रहा है साहब, पूरी जिम्मेदारी। आज भी तो है ना, घर में कमाऊ जो सदस्य होता है, पिता होता है, पूरे परिवार का भार उस पर होता है। और देखिएगा हमने बात करें 4 पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें से 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से संबंधित जितनी भी क्रिया है वो इसी आश्रम में संचालित की जाती है, पालन किया जाता है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के लोग व्यक्तियों के लिए पंच महायज्ञ के अनुष्ठान की बात भी गई है। 5 यज्ञ मतलब आहुतियां नहीं करनी है साहब बैठ के। पंच महायज्ञ ने 5 प्रकार के नैतिक कर्म निर्धारित किए गए। पहला है ऋषि यज्ञ,
ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, जिसमें ऋषियों की बातों को मानना है, उनके उपदेशों का पालन करना है, हो सके उतना उनके साथ में कॉपरेट करना है उनको, बिल्कुल। दूसरा रहेगा देव यज्ञ, जिसमें क्या करना है, देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, वो जिस समय जैसा रहता है उनके अनुकूल माहौल, उस समय देवताओं को समर्पित करना है। उसके बाद में तीसरा रहेगा पितृ महायज्ञ, जिसमें पितरों की जिनकी मृत्यु हो गई उनका तर्पण करना, उनके प्रति आस्था को प्रकट करना। और उसके बाद में रहेगा साहब आपका पितरों का तर्पण हो गया भूत यज्ञ, यानी कि जो पशु पक्षी हैं ऐसे उनको खाना देना, इस तरीका, कुत्ते को रोटी दे दी साहब, चींटियों को आटा दे दिया, इस तरीके का वो भूत यज्ञ में। और अंत में रहता है मनुष्य यज्ञ, जिसमें मनुष्य की आतिथ्य सत्कार, कोई घर पर अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ के अंदर शामिल होता था। अब बात करेंगे वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु रहेगी साहब 51 वर्ष से लगा करके 75 वर्ष। और अब ये परिवार का सदस्य नहीं है, परिवार से निकल करके ये व्यक्ति कहाँ चला जाता है, समाज में, और समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। चाहे तो अपनी पत्नी के साथ जाए, चाहे पत्नी को छोड़कर जाए, इस आश्रम के अंदर दोनों स्थितियों में प्रवेश कर सकता है व्यक्ति। और क्या करना है, मुख्य उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयत्न करना है साहब। अभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, प्रयत्नशील है। और अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम, जिसकी आयु 76 से 100 वर्ष मानी गई है। और इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं उपदेश देना। अब सब कुछ छोड़ करके ये संन्यास को ग्रहण कर चुके हैं, इनको परिवार से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति जो समाज छोड़ करके वानप्रस्थ में आए उनको दीक्षा देना, उनको उपदेशित करना और उन्हें संन्यास आश्रम के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल। अब देखिएगा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, ये एक अलग पॉइंट से मैं समझा दूं क्या क्या हुआ था। उपनयन के अधिकारी नहीं थी, पहले थी बिल्कुल, उपनयन नहीं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, सभा समिति से बाहर, सभा और समिति से बाहर। उसके बाद में आगे देखेंगे पर्दा प्रथा प्रारंभ, पर्दा प्रथा जो पहले नहीं थी, सती प्रथा, बिल्कुल सती प्रथा का भी कहीं कहीं प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उपनयन संस्कार की अधिकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ विदुषी महिलाएं, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये कुछ नाम ऐसे निकल करके आते हैं जो उस काल की विदुषी महिलाएं गिनी जाती हैं, मानी जाती हैं। देखिए अब सबसे स्त्रियों की स्थिति को लेकर के जो गलत सोच निकल करके आई, देखिए स्त्रियों को भागवत गीता में क्या कहा है, भागवत गीता में कहा है शूद्र, यानी शूद्र के समान माना है। फिर देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है कन्या क्या है, कन्या तो कृपण है। ये भी थोड़ा सा अशुद्ध मतलब बताया, उसको उचित नहीं बताया। फिर देखिएगा एक संहिता है जिसको कहते हैं मैत्रायणी, सूरा यानी शराब, जुआ और स्त्री, ये तीनों सबसे बड़ी बुराई हैं समाज के लिए। किसने कहा है, मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में क्या कहा है, स्त्री सबसे बड़ी बुराई है समाज के लिए। और देखिएगा ये सारी स्थिति, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट मैंने पहले ही बता दिया। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे साहब, पहले करते थे आउटडोर गेमिंग, जैसे कि रथ दौड़, घुड़ दौड़, पशुओं की लड़ाई देखना, शिकार करना, आखेट करना। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें हैं, इंडोर भी है। इंडोर के अंदर ये चीज होती थी साहब, जुआ खेला जाता था, पासा खेला जाता था, ठीक है ना, चौपड़ जिसको बोलते हैं। तो इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के गेम्स होते थे साहब। शिकार भी होता है तो वहां पर देख लेते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से मैं यहाँ दो मुख्य बिंदुओं की और आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास मैंने किया है, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगले वीडियो के अंदर उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करके हम हिस्ट्री के इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा आप कि यहाँ पर मैंने आपको जो सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जितने तथ्य उनका समावेश किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब